हेलो फ्रेंड्स, जिला जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने कर रही हूँ बीएनएस की सीरीज को अब हम अंतिम छोर पर लेके आ चुके हैं। अंतिम छोर पर इसलिए लेकर आ चुके हैं क्योंकि इसमें कितने चैप्टर हैं। इसमें चैप्टर है 1 से लेके 20 तक। और जब हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम 1 से लेके 18 तक अपने सारे चैप्टर्स को कवर करके आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी सीरीज को बीएनएस की सीरीज के संबंध में 1 से 18 तक चैप्टर नहीं देखे हैं, आप पहले उनको जाकर देख सकते हैं। जब हम चैप्टर 19 की बात करेंगे तो ये चैप्टर 19 बात करता है आपराधिक अभित्रास के बारे में, यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में, इंसल्ट के बारे में, अनोइनेंस के बारे में और डिफेमेशन के बारे में। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है? 351 और 357। तो 351 से लेकर 357 तक हमें बात की जाएगी इस वाले टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या बोल रहा है ये वाला चैप्टर। सबसे पहले जिसकी बात कर रहा है वो कह रहा है आपराधिक अभित्रास के बारे में, कि आपराधिक अभित्रास क्या होता है। तो क्या आईपीसी में भी आपराधिक अभित्रास के बारे में कुछ प्रोविजंस वगैरह दे रखे थे? आपराधिक अभित्रास वाला जो चैप्टर था, उस मतलब आपराधिक अभित्रास का कोई चैप्टर था क्या जो हमको आईपीसी के अंतर्गत दे रखा था? तो बिल्कुल दे रखा था। जब हम बात करते थे चैप्टर 22 की, चैप्टर 22 ऑफ आईपीसी हमको बात करता था आपराधिक अभित्रास के बारे में। जो सेक्शन कवर करते थे 503 से 510 तक, इसके अंतर्गत हमको बताया गया था आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में। मानहानि के लिए अलग से चैप्टर दे रखा था, मानहानि की बात उसमें नहीं कर रखी थी। ठीक है, मानहानि के लिए आया था हमारा चैप्टर 21 बात करता था हमें मानहानि के संबंध में, लेकिन इन्होंने क्या किया, मानहानि को इसमें शामिल कर दिया और अब हमारा चैप्टर बन गया है 19। तो बात क्या करता है? आपराधिक अभित्रास के बारे में। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति की जिससे कि वो व्यक्ति हितबद्ध है, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस इंटेंशन के साथ देता है कि उसे सत्रास कारित हो। सत्रास का मतलब डर लगे, समझिए, डर लग रहा है उसको, या उसे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो। मतलब वो वैध रूप से उस काम को करने के लिए आबद्ध नहीं है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि तुम ये काम करो, और उसको ऐसे काम करने के लिए मना किया जाता है जिसके लिए वो वैध रूप से हकदार नहीं है, तो वह आपराधिक अभित्रास करता है कहा जाता है। किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, इस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि क्या हुआ इसका। तो आपराधिक अभित्रास क्या होता है? इसमें दी जाती है क्षति करने की धमकी। किसको दी जाती है? मतलब या तो स्वयं के जो शरीर वगैरह, ख्याति वगैरह होती है उसको हानि, या उससे जो हितबद्ध व्यक्ति होता है, मान लीजिए ए को दी गई है इस तरीके की धमकी, या तो ए को खुद के लिए दी गई है, या बी उससे हितबद्ध व्यक्ति है इसके लिए दी गई है। इसको ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जिसके लिए वो वैध रूप से हकदार नहीं है, या इसको ऐसा काम करने के लिए मना किया जाता है जिसके लिए वो वैध रूप से हकदार है। तो ये सब करके क्या करता है, सत्रास कारित किया जाता है, मतलब भय कारित किया जाता है, उसके अंतर्गत डर लाया जाता है कि भाई तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हारे संग ऐसा कर दिया जाएगा। तो क्या होता है इसके अंतर्गत? सबसे पहले आएगा इसका सेकंड पॉइंट। ये बोल रहा है हमको आपराधिक अभित्रास करने के लिए दंड कितना होता है। तो दंड आता है 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, और यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करना, अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की, या मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास या दंडनीय अपराध, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने के आशय से अगर ऐसा किया जाएगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या बोल रहा है? तो जो कोई मृत्यु, घोर उपपत्ति कारित करने, अग्नि के द्वारा संपत्ति को नष्ट करने, किसी को मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से दंडित कराने के लिए, किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध कराने के लिए, या किसी स्त्री पर असतित्व का लांछन लगाने के आशय से अगर ऐसा आपराधिक अभित्रास वगैरह किया जाता है तो वो व्यक्ति 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका जो 4th नंबर का पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से जानबूझकर अपमान करना। तो जो कोई किसी व्यक्ति को साजिश अपमानित करेगा, यानी इंटेंशन के साथ उसकी इंसल्ट करेगा, या उस व्यक्ति को इस आशय से प्रकोपित करेगा कि उसके प्रकोपन से लोक शांति भंग हो या कोई अन्य अपराध कारित किया जाए, तो वो 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये तो था 352। लेकिन उससे पहले एक और था, जो कोई अनाम सूचना द्वारा या उस व्यक्ति को जिसने धमकी दी हो नाम या निवास छिपाने की पूर्वधानी कर आपराधिक अभित्रास करेगा, उसे 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये इसका 4th पॉइंट था। ठीक है ना, 351 का।
351 का, सॉरी 351 का 4th नंबर का पॉइंट था। अब ये सेकंड पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ये वाला, किसी जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहा हो, देख के है ना, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित कारान्वित करने के आशय से अगर साक्ष्य अपमान करेगा तो दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जो 2 वर्ष तक। अब आता है लोक रिष्टिकारक वक्तव्य, ये हमारे आईपीसी में भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, तो बीएनएस में भी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके अंतर्गत, इस पे क्या आता है, शॉर्ट नोट भी आ जाता है, शॉर्ट नोट, और प्री में तो आता ही है कि लोक रिष्टिकारक वक्तव्य कहाँ लिखा गया, तो आप बीएनएस में 353 देखेंगे और आईपीसी में 505 देखेंगे। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, जो कोई किसी कथन, मिथ्या जानकारी या जनश्रुति या रिपोर्ट को इस इंटेंशन के साथ कि कोई भी जो भारत की सेना वेना है उससे सैनिक विद्रोह की संभावना हो जाए, जो जनरल पब्लिक वगैरह होती है उसमें कोई भय हो जाए, उसमें कोई सत्रास वगैरह कारित हो जाए, या किसी कोई व्यक्ति राज्य या लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए, मतलब उसने ऐसे कोई वक्तव्य कहे हैं, ऐसे कोई शब्द कहे हैं जिससे कि जो पब्लिक के लोग हैं वो क्या करे, स्टेट के विरुद्ध या जो लोक शांति वगैरह होती है उसको भंग करने का प्रयास करे, एक वर्ग विशेष या समुदाय द्वारा दूसरे वर्ग के प्रति घृणा या वैमनस्य की भावना फैलाई जाए, तो जो कोई ऐसा करेगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। जब फिर बोला इसका सेकंड पॉइंट कि रिपोर्ट को इस आशय से की जिससे संभाव्य हो कि उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग, ये तो हमने देख ही लिया था कि जो कोई मिथ्या जानकारी या जनश्रुति या सत्रासकारी समाचार अंतर्निविष्ट करने वाली किसी कथन या रिपोर्ट को इस आशय से कि संभाव्य हो कि विभिन्न धार्मिक मूलवंश, भाषा, प्रादेशिक समूह, जातियों में या अन्य किसी आधार पर पैदा हो संप्रवर्तित करेगा, रचेगा, प्रकाशित या परिचालित करेगा, मतलब इस तरीके का कोई व्यवहार करेगा कि जिससे जो समूह वगैरह होते हैं, धार्मिक समूह वगैरह होते हैं, उनमें किसी तरीके का कोई विभेद वगैरह उत्पन्न हो जाए तो उसे दंडित किया जाएगा 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो उपधारा 2 का जो अपराध था, अगर वो किसी पूजा के स्थान, किसी उपासना के स्थान पर या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या कर्म में लगे हों, अगर उनके बीच में ऐसा किया जाएगा तो 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब किसी जमाव में धार्मिक पूजा क्या हो गया, देखते हैं ना, कई बार सामूहिक हनुमान चालीसा होती है, सामूहिक नमाज अदा की जाती है, तो अगर उनके बीच में अगर ऐसा कुछ किया जाएगा तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। फिर ये बोल रहा है व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी प्रसाद का भाजन होगा अगर कोई कार्य करवाया जाता है तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। ये वही सेक्शन है जो है आईपीसी का 508। फिर बात करता है मत व्यक्ति द्वारा लोकसीन में अवचार, तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है जो आईपीसी का 5110 है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि मत व्यक्ति क्या होता है, जैसे कोई शराबी, तो शराबी क्या करता है, सड़क पे उत्पात मचाता है, मतलब लोग सो रहे हैं आराम से रात को, लेकिन ये आके क्या करता है, उत्पात मचा रहा है रोड के ऊपर। तो सबसे कम जो बीएनएस के अंतर्गत हमारे दंड दिया जाता है वो यहीं पे दिया जाता है, 24 घंटे का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना। तो अगर मत व्यक्ति के द्वारा लोक स्थान में अवचार कारित किया जाता है तो उसे इस तरीके से दंडित किया जाएगा, 24 घंटे का कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना। अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है मानहानि के विषय में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात करता है चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी। चैप्टर 21 ऑफ आईपीसी को जब हम देखते थे तो वो मानहानि के प्रोविजंस को ही बताता था। यहाँ पे इसको आपराधिक अपमान, आपराधिक अभित्रास, अपमान और शोभ के साथ इसको शामिल कर लिया गया है। तो क्या बोल रहा है ये वाला सेक्शन, ये वही 499 है जो है बीएनएस का 356। तो किसी व्यक्ति के बारे में कोई लालछन लगाना या उसका प्रकाशन करना, या ऐसा लालछन मौखिक लिखित शब्दों में, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपों के द्वारा लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो। इस इंटेंशन के साथ अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए कहता है कि भाई उसने मानहानि करी है। फिर कहता है, जैसे एक आप इसका इलस्ट्रेशन देखिए, क्या पूछा जाता है कि ख की घड़ी किसने चुराई, क्या यह विश्वास करने के आशय से कि यह ने ख की घड़ी चुराई है, यह की ओर संकेत करता है, जब तक कि यह बातों में किसी के अंतर्गत ना आता हो यह मानहानि। ठीक है, एक घड़ी थी, ए नाम के व्यक्ति की घड़ी चोरी हो गई। अब ये बोला गया कि भाई बी ने, इसने क्या कहा, सी नाम के व्यक्ति ने कहा बी नाम के व्यक्ति ने घड़ी चुराई है। तो जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि ऐसा नहीं हुआ है, इसने चोरी की है, तब तक इसने क्या किया, सी ने बी के खिलाफ मानहानि कर दी, ये कहा गया है।
ठीक है, मौखिक शब्दों से कहा गया कि हाँ उसने घड़ी चुराई है, तो आप इसके इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखेंगे। तो फिर आता है, अब इसके अंतर्गत क्या आता है, कुछ कुछ अपवाद भी दे रखे होते हैं। इसके अंतर्गत हमको अपवाद दिए गए हैं, जिसमें आता है सबसे पहले कि सत्यवाद का अगर लालछन लगाया जाता है तो वो अपवाद नहीं होता है। इसके अंतर्गत टोटल आते कितने आते हैं, 10 अपवाद आते हैं। सबसे पहला क्या आता है, सत्यवाद का लालछन। तो अगर कोई सही बात के लिए बोल रहा है, सही बात कह रहा है, मतलब उसने जो बात कही वो सत्य है, तो वो मानहानि कैसे हो गया, मतलब उसने जो बात कही वो सत्य थी, तो वो मानहानि तो हो ही नहीं सकती। फिर किसी ने क्या किया, लोक कृत्यों के निर्वहन में, मतलब जो पब्लिक एक्ट है उसके कार्यों को करने के संबंध में अगर उसने कोई बात कही है तो उसे भी मानहानि के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद आता है किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। तो थर्ड नंबर का पॉइंट कह रहा है, अगर लोक प्रश्न के संबंध में कोई आचरण है तो वो भी मानहानि में नहीं कवर होगा, मतलब उसके अपवादों के अंतर्गत आएगा, उसको मानहानि में शामिल नहीं करेंगे। फिर इसके बाद आता है, न्यायालय की कार्यवाहियों की अगर रिपोर्टों को प्रकाशित किया जाता है तो वो भी मानहानि नहीं होती है। फिर इसके बाद आता है, न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों के गुणागुण या साक्ष्यों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण। मतलब न्यायालय में किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, अगर उस बात के संबंध में कोई आचरण वगैरह किया गया तो उसको भी मानहानि नहीं माना जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसीडिंग के अंतर्गत कोई बात कही जा रही है। फिर उसके बाद आता है लोक कृति के गुणागुण। लोक कृति के जो गुणागुण होते हैं उनके संबंध में भी जो कहा जाता है वो अपवाद में आता है, अर्थात मानहानि नहीं होगा। 6 नंबर का अपवाद हो गया। अब 7 नंबर का अपवाद आता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक की गई निंदा। ए नाम का व्यक्ति है, ये ऑफिसर है। ए नाम का व्यक्ति जो ऑफिसर है अपने बी नाम के व्यक्ति जो कि इसके नीचे काम करता है, अगर इसको सद्भावना पूर्वक कोई बात कह देता है तो वो मानहानि नहीं कही जाएगी। ठीक है। फिर प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भावना पूर्वक अभियोग लगाना। अगर प्राधिकृत व्यक्ति है वो सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग लगा रहा है, उसका इंटेंशन गलत नहीं है, तो उसे भी मानहानि नहीं कहा जाएगा। फिर आता है लास्ट, स्वयं या अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्वक अगर लालछन लगाया गया है तो वो मानहानि नहीं होगा। इसका मतलब आप देखिए कि एक दुकानदार है, वह उससे ख से कहता है कि भाई तुम्हारा कारोबार क्या है, वो कहता है य को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुमसे नगद धन लेना ना आए, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। अगर उसने ऐसा सद्भावना पूर्वक किया है तो वो हानि नहीं होगी। ठीक है। ए की दुकान पे गया बी, सामान दे दो। ठीक है, ये रेगुलर इसकी दुकान पे आता है, उधार माल लेके जाता है। ठीक है। अब ये ए नाम का व्यक्ति था, इसका नाम था, इसका दोस्त था सी। सी की दुकान पे जाता है बी। अब ए देख लेता है कि भाई सी है ना बी को सामान बेच रहा है, तो ये ऐसे कह रहा है कि भाई तू ना बी को सामान मत दे, क्योंकि है ना ये मेरे से रेगुलर सामान लेता है, मुझे इसकी ईमानदारी पर डाउट है, तेरे को तेरे पैसे रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसने अभी तक मेरे पैसे रिटर्न नहीं करे। तो अगर ये ऐसा कुछ देता है, स्टेटमेंट कहता है, तो उसे मानहानि के अंतर्गत नहीं लाएंगे, क्योंकि ये काम क्या कैसे किया जा रहा है, सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है। सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए हो जिसे की वह दी गई है, लोक कल्याण के लिए आश्रित हो। अगर ऐसा किया जाता है तो वो भी मानहानि नहीं होगा। फिर इसके बाद कहता है मानहानि के लिए दंड तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों होगा, और मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करेगा, प्रकाशित वगैरह करेगा तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा, और मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचेगा करेगा तो भी 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसके बाद आता है 357। 357 बोलता है असहाय व्यक्तियों की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग करने के विषय में। अब आप बोलेंगे मैम ये कहां से आ गया, ये तो उसमें था ही नहीं, मानहानि के अंतर्गत तो नहीं आता था। मानहानि के अंतर्गत नहीं आता था, इसके संदर्भ में आता था एक छोटा सा चैप्टर। कौन सा, 19 चैप्टर देखते थे ना आप, तो उसमें 3 सेक्शन आते थे। 3 सेक्शंस में जब आते थे तो 491 आता था। 491 आता था, वो यही बात करता था आईपीसी का, जो बात कर रहा है बीएनएस का 357। 357 क्या बात कर रहा है, असहाय व्यक्तियों की परिचर्या करने, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग करने के विषय में अगर कोई काम किया जाता है तो 3 मास तक का कारावास और जुर्माना जो कि होगा 500 रुपए से दंडित किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो कोई किशोर अवस्था के कारण असहाय है, कोई चित्त विकृति के कारण असहाय है, या किसी रोग वगैरह के कारण असहाय है, अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आबद्ध होते हुए अगर कोई व्यक्ति लोप करेगा तो उसे 3 मास का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है। अब आता है हमारा ये लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 20। चैप्टर 20 के साथ हम बीएनएस को कर देंगे खत्म, फिनिश हो जाएगी हमारी बीएनएस।
सबसे क्या बोल रहा है ये बीएनएस का चैप्टर 20? निरसन यानी रिपील के बारे में और व्यावृत्ति के विषय में। कौन सा सेक्शन है? 358, क्योंकि 1 से लेके 358 तक हमारे बीएनएस में आते हैं। ठीक है, तो जब हम आईपीसी की बात करते थे तो आईपीसी में आते थे 1 से लेके 511 तक। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे सेक्शंस कम हो गए। तो ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर 20 में हमें दे क्या रखा है। जब हम चैप्टर 20 की बात करते हैं तो वो रिपील सेक्शंस की बात करता है। क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? निरसन और व्यावृत्ति के विषय में। तो इसमें कहा गया है जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, जिसको कि हम इतने साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसके सेक्शंस को हम इतने दिन से याद कर रहे हैं, अब उसको कर दिया जाएगा निरसित। निरसित का मतलब होता है रिपील्ड। उसको रिपील्ड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो भाई इसको खत्म कर दिया जाएगा तो दंड कैसे दिए जाएंगे? तो बनी है ना उसके लिए बीएनएस। बीएनएस जो है हमारी वो आ गई है और लागू हो गई है 1 जुलाई 2024 से। तो 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी आईपीसी के प्रोविजंस हैं उसको किसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा? बीएनएस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता का निरसन किया जाता है। द इंडियन पिनल कोड इज हियर बाय रिपील्ड। उपधारा 1 में निर्दिष्ट संहिता का निरसन होने पर भी निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब अगर आईपीसी निरसित हो गई है, आईपीसी खत्म हो गई है, तो भी जो नीचे प्रोविजंस दे रखे हैं उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन कौन से? पूर्व संप्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या भोगी गई किसी बात पर। मतलब अगर पहले कोई बात हो गई, उसको आपने भुगत लिया, तो इस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट सो रिपील्ड और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर देयर अंडर। और फिर आता है अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार या विशेष अधिकार या दायित्व। अगर कोई अधिकार वगैरह आपको मिले हैं, कोई विशेष चीज आपने अर्जित वगैरह करी है, तो उस पे भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विरुद्ध किए गए किन्हीं अपराधों के संबंध में उपगत कोई शास्ति या दंड। अगर आपको कोई दंड वगैरह आईपीसी के अकॉर्डिंग मिल गया है, तो ऐसे नहीं है कि आप बीएनएस आते कह देंगे नहीं भाई अब तो मुझे बीएनएस के अकॉर्डिंग दंड दो, या इस बीएनएस के अकॉर्डिंग दंड दिया जाना चाहिए, मुझे बीएनएस के अकॉर्डिंग फाइन दिया चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के किसी शास्ति या दंड के संबंध में कोई उपचार वगैरह हो, किसी शास्ति का अधिरोपण किया जा सकेगा मानो उस संहिता का निरसन नहीं किया गया है। मान लीजिए कोई केस चल रहा है, आईपीसी के अकॉर्डिंग केस चल रहा है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग तो दंडित करेंगे। उसमें बीच में बीएनएस को थोड़ी ना डाल देंगे। अब बीएनएस आ गई 1 जुलाई से, तो जो केस है उसमें अब जो पहले केस चल रहे हैं उनको तो आईपीसी के अकॉर्डिंग ही हम खत्म करेंगे ना। ये तो कॉमन बात हो गई। फिर हो गया उक्त संहिता के अधीन की गई कोई बात इस संहिता के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। मतलब आगे जो भी कोई बात होगी वो बीएनएस के अकॉर्डिंग करी हुई समझी जाएगी। निरसन के प्रभाव के संबंध में उपधारा 2 में विशिष्ट विषयों का उल्लेख साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के साधारण अनुप्रयोग पर प्रतिकूल डालने वाले या प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब हो गया जो साधारण खंड अधिनियम में प्रोविजंस दे रखे हैं वो तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इसके आने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जो इसका देखा जाए तो मेन प्रोविजंस ये है कि जो आईपीसी आ गई तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा और क्या इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले तो वो रिपील्ड हो जाएगी, और रिपील्ड होने के बाद फिर ये जो होंगे ना इसके प्रोविजंस वगैरह, उसका सेकंड जो हमारा 358 का क्लॉज 2 है वो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजों को लागू कर रहा है, कौन सी चीजों को लागू नहीं कर रहा, दंड किस प्रकार से दे रहा है, पहले के जो अपराध वगैरह चल रहे हैं उनको कैसे कर रहा है। तो ये तो था हमारा चैप्टर 20 जो किसकी बात कर रहा था? रिपील्ड प्रोविजंस की। तो अब हमारी 1 से लेके 20 चैप्टर्स तक की, यानी 1 से लेके 358 सेक्शंस तक की बीएनएस को हमने कर लिया है खत्म। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ डी लॉ जंक्शन के साथ। मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है सेक्शंस
केसेस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे-मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है। यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है।